रिकॉर्ड होगा। ठीक है यार, अच्छा याद दिलाया जिसने भी ये मैसेज किया था। रिकॉर्डिंग के ऊपर मैंने लगा दिए सेशन। हाँ, स्क्रीन शेयर भी भाई मैं कर दूंगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी और रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, और जो यहाँ पे डाटा वगैरह मतलब जो चीज़ें दिखाई जाएंगी वो भी शेयर कर दूंगा, एक्सेल की फाइल्स वगैरह ना। ठीक है। अच्छा, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पूरे सीओ के फ्लो की, ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हमारा जो मॉड्यूल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा होगा। मतलब एक पूरा एंड टू एंड प्रोसेस की हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, और फिर अगले जो सेशंस हो रहे होंगे उसमें हम उन चीज़ों को एसएपी के मतलब प्लेटफॉर्म पे रन करके भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। स्क्रीन शेयर है। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई। स्क्रीन यस विजिबल यस है? यस ओके, यस चलें, यस ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, मैं अब डायरेक्टली जंप करता हूँ सीओ की तरफ ना। ठीक है, अच्छा, मेन हमारे पास जो है वो मास्टर डेटा होता है। ठीक है, हर मॉड्यूल्स का अपना अपना मास्टर डेटा होता है। ठीक है, हमारे पास सीओ का अपना मास्टर डेटा होता है। ठीक है, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं पूरे आज के सेशन को, एक तो सीओ का मास्टर डेटा, ठीक है, उसके बाद सीओ में ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, और फिर उसकी मंथ एंड क्लोजिंग। ठीक है, सीओ की क्लोजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर डेटा के ऊपर। ठीक है, एफआई में जीएल ओपन हो रहे होते हैं। जीएल अगर किसी को बेसिक बतानी है तो जीएल यानी कि जिसमें हमारा कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा होता है, लाइक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है, इस किस्म के जो जीएल्स होते हैं। ठीक है, तो सेल्स का एक जीएल होता है। ठीक है, यानी तो ये जीएल जो ओपन हो रहे होते हैं वो होते हैं एफआई में। ठीक है, मगर अगर कोई हमारा ऐसा जीएल है जो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो वो साथ साथ ही साथ जो है वो हमारे सीओ में भी ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें हाना के अंदर, S4 हाना के अंदर अलग से हमें कॉस्ट एलिमेंट ओपन नहीं करने पड़ते। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सीओ का मास्टर डेटा है वो समझ लें आपके कॉस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो कॉस्ट एलिमेंट जिसमें भी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, ठीक है, यानी कि जिस भी जीएल के अंदर है वो है कॉस्ट सेंटर। अच्छा, कॉस्ट एलिमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक और ये सारी चीजें हम कॉस्ट एलिमेंट का ग्रुप क्यों बना रहे होते हैं। कंटिन्यू, आवाज आ रही है ना? अच्छा, ठीक है, तो कॉस्ट एलिमेंट के ग्रुप्स के ऊपर अगर हम बात करें कि लेट सपोज हम यूं चाहते हैं कि हमारे यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे एक ग्रुप में आ जाएं। लाइक गैस का बिल है, अगर गैस का बिल है, वाटर का बिल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स या एक्सपेंस कह लें। ठीक है, अब ये 3 हमारे जीएल्स हैं। जीएल्स में सीओ के हिसाब से ये कॉस्ट एलिमेंट है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि यार ये तीनों जीएल्स जो हैं हमारे किसी एक ग्रुप में आ जाएं, ताकि हमें कहीं पर भी इन तीनों जीएल्स को सिलेक्ट करना हो तो हम सिर्फ उस ग्रुप को सिलेक्ट करना हो तो ये पीछे तीनों जीएल्स ट्रिगर हो जाए, तो हम यूटिलिटी का एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिएट कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप की बात हो रही है वो इससे पर्टेन करती है। ठीक है ना, यानी कि इस तरह की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक, अब इसकी यूजेज कहाँ होती है वो हम आगे बात कर लेंगे, वो साइकिल्स में और इधर उधर जहाँ पे भी यूजेज हो रही है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम वो बात करते रहेंगे। अभी समझे, हम सिर्फ एक अपना एक बेस स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि हमें पता हो कि सीओ का मास्टर डेटा क्या क्या होता है और वो किस तरीके से वर्किंग होती है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट एलिमेंट जब क्रिएट होता होगा तो जाहिर सी बात है उसके डिस्प्ले करने के लिए एक अलग टी कोड होता है। अच्छा, सीओ एसएपी के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो टी कोड्स के थ्रू हो रही होती हैं। बेसिक जिन्होंने एसएपी यूज किया होगा उनको तो बिल्कुल पता होगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल इस तरह के हैं जिन्होंने कभी एसएपी यूज ही नहीं किया, तो सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूँ कि सीओ में हर काम एक
टी कोड के थ्रू हो रहा होता है। लाइक मुझे कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करना है, उसका एक टी कोड है, कॉस्ट एलिमेंट डिस्प्ले करना है उसका एक अलग टी कोड है, कॉस्ट एलिमेंट चेंज करना है उसका एक अलग टी कोड है। ठीक है, तो एसएपी का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन हुआ है और वो इसी तरीके से यूज हो रहा होता है। अच्छा, अब हम अगले मास्टर डेटा की तरफ आते हैं, कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट बिल्कुल सिंपल था, इस वजह से मैंने उसके ऊपर ज्यादा कोई इसकी डिटेल नहीं करी। जीएल का कॉन्सेप्ट तो जिसने मतलब इंटर में फर्स्ट या सेकंड ईयर में अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो जीएल का कॉन्सेप्ट उसको भी क्लियर होता है। ठीक है, तो बस जीएल ही है, मगर क्योंकि वो जीएल जो सीओ से डायरेक्टली पर्टेन करते हैं उनके लिए सीओ में एक मतलब कॉस्ट एलिमेंट का वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं जहां पर कहीं पे कॉस्ट एलिमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ या जीएल का वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, तो सीओ के प्रोस्पेक्टिव से उसको आप कॉस्ट एलिमेंट ही ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर्स की। अच्छा, जब तक हम मतलब अपने कुछ पुराने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स वगैरह की बात करें, ठीक है, ओरेकल मैंने जो यूज किया जेडी एडवर्ड, उसके अंदर भी कॉस्ट सेंटर्स का नहीं था। इसके अलावा जो लोकली मेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर भी कोई कॉस्ट सेंटर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर्स पहले मैं समझा देता हूँ कि कॉस्ट सेंटर्स क्यों, मतलब कॉस्ट सेंटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अच्छा, एक लाइक स्टेशनरी का एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, स्टेशनरी का एक्सपेंस है। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट 100 रुपए से, और इसको लेट सपोज ये कर लेंगे अभी कैश क्रेडिट 100 रुपए से। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। अब हमें नहीं पता कि यार ये स्टेशनरी का एक्सपेंस जो है ना वो किस डिपार्टमेंट के लिए हुआ। ठीक है, इस तो इस चीज को नॉर्मली हम अपने पुराने सॉफ्टवेयर में नरेशन के थ्रू टैकल कर रहे होते हैं कि भाई फाइनेंस डिपार्ट के लिए हमने स्टेशनरी मंगवाई या मार्केटिंग डिपार्ट के लिए स्टेशनरी मंगवाई। ठीक है, तो उसको नरेशन में रख के हम सेव कर लेते थे। ठीक, और मंथ एंड पे या फिर किसी भी लेवल पे अगर हमें कोई इस किस्म की रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है कि भाई स्टेशनरी किस डिपार्टमेंट के लिए स्टेशनरी मंगवाई थी या फाइनेंस डिपार्ट का कितना खर्चा है, तो फिर हम उसको नरेशन वगैरह से सॉर्ट करके प्रेजेंट कर रहे होते हैं आगे मैनेजमेंट को या जो भी हमारी कंसर्न अथॉरिटी है जो रिपोर्ट्स वगैरह देख रही होती है। ठीक है, इस लेवल पे रिकॉर्डिंग के लिए हमें इस बात की जरूरत नरेशन से पूरी कर रहे हैं हम अपनी जरूरत को ना, कि किस डिपार्टमेंट का ये खर्चा है। ठीक, एसएपी इस चीज को कैटर करता है कॉस्ट सेंटर के थ्रू। ठीक है, ये मैं कॉस्ट एलिमेंट, यहाँ कॉस्ट सेंटर, ये अमाउंट। ठीक है, नरेशन। अच्छा, अब जब एसएपी के अंदर हम रिकॉर्डिंग करने जाते हैं कोई भी कॉस्ट एलिमेंट की, ठीक है, तो कॉस्ट एलिमेंट मींस कि हमें उसके पीछे उसके साथ कोई ना कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। अब मैंने एक वर्ड और यूज कर दिया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट हर वो जगह जहां पर आप या आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट को देखना चाहती है, मतलब आसान सी जबान में अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, आसान सी जबान में की डेफिनेशन करूं कि हर वो जगह जहां पर आपकी मैनेजमेंट या आप कॉस्ट को देखना चाहते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट सेंटर्स भी हो सकते हैं, वो इंटरनल ऑर्डर भी हो सकते हैं, वो सेल्स ऑर्डर भी हो सकते हैं, वो पीपी साइट के प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कहीं पे भी कॉस्ट को जमा करके उस जगह की कॉस्ट आप अलग से देखना चाहते हैं, वो आपका एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप अगर आपकी रिपोर्टिंग इस तरह से है कि आप कहते हैं कि यार मुझे मशीन वाइज कॉस्ट देखनी है, ठीक है, तो इट्स मीन मशीन आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अब उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को आप डील करने के लिए या तो उसका कॉस्ट सेंटर बना रहे होंगे या इंटरनल ऑर्डर बना रहे होंगे, वो एक अलग बहस है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो जब भी हम कोई भी कॉस्ट एलिमेंट बना रहे होते हैं तो इट्स मीन के उस कॉस्ट एलिमेंट के साथ हमें कोई ना कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम जब स्टेशनरी का जीएल लेते हैं, जीएल यानी कि कॉस्ट एलिमेंट, तो हमें सिस्टम ये कहेगा कि भाई आपने कॉस्ट सेंटर देना है। ठीक है, तो जो चीज हम यहाँ नरेशन में फाइनेंस देके कर रहे होते थे, तो अब हमारा एक मास्टर डेटा ओपन होगा। सही है, सीओ में एक कॉस्ट सेंटर ओपन हुआ होगा जो फाइनेंस का कॉस्ट सेंटर होगा। ठीक है, इसी तरह मार्केटिंग का कॉस्ट सेंटर होगा, इसी तरह आईटी का कॉस्ट सेंटर होगा, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स ओपन हुए होंगे। अब स्टेशनरी का वो खर्चा जो फाइनेंस से पर्टेन करता होगा, वो हम उसमें कॉस्ट सेंटर फाइनेंस देके उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे मल्टीपल यहाँ पर
ठीक है। तो अब इस कॉस्ट सेंटर से हमें क्या फायदा होगा कि हमें डिपार्टमेंटल वाइज या फिर जो भी हमारा रिपोर्टिंग क्राइटेरिया होगा उसके वाइज हमें कॉस्ट सेंटर से रिपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो मेन कॉस्ट सेंटर का बेनिफिट ये है कि कॉस्ट सेंटर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो जहां पर हम अपनी कॉस्ट को जमा हुआ देखना चाहते हैं, यानी कि हमारे जैसे फाइनेंस का डिपार्ट है। ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ। लाइक अब देखें, मेरा सैलरी का एक्सपेंस होता है, नॉर्मल हर जगह होगा। ठीक है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ मेरा एंटरटेनमेंट का एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, सेम एंट्रीज। अच्छा, अब ये मेरे पास हमने पूरे मंथ की रिकॉर्डिंग हो गई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं अगर कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्टिंग में मुझे एक फायदा क्या होगा, अब मैं ये कहूँ कि यार मेरा फाइनेंस का टोटल खर्चा क्या हुआ है। ठीक है। तो मेरे पास एसएपी के अंदर इस किस्म की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो मुझे इस तरह की रिपोर्ट दिखा रहा होगा कि फाइनेंस में टोटल खर्चा जो हुआ है वो ये हुआ है कि स्टेशनरी के एक्सपेंस, सैलरी और एंटरटेनमेंट के एक्सपेंस, और नवीद भाई आप क्या लिख रहे हैं बीच में। ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर जो है ना, फाइनेंस के कॉस्ट सेंटर के ऊपर जब मैं रिपोर्ट देखने आ रहा हूँ तो मुझे वो इस तरह की रिपोर्ट शो कर रहा होगा कि एक फाइनेंस का कॉस्ट सेंटर है जिसमें स्टेशनरी, सैलरी और एंटरटेनमेंट के एक्सपेंस 100 100 रुपए के हुए हैं, और टोटल जो एक्सपेंस है वो 300 रुपए का एक्सपेंस है। इसी तरह मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस भी देख सकता हूँ, आईटी के डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस भी देख सकता हूँ, और इसी तरह के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं देख सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली हमें कॉस्ट सेंटर से क्या फायदा हो जाता है कि हमारी रिपोर्टिंग आसान हो जाती है, हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेंदी होती है। रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेंदी से मुराद ये कि पहले अगर मैं सैलरी का खर्चा एक लाइन आइटम में बुक कर रहा था, तो अब मुझे वो मल्टीपल कॉस्ट सेंटर वाइज सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मगर उसका मुझे फायदा क्या होगा कि मुझे हर डिपार्टमेंट की, अगर मैं एक साल बाद देखने जा रहा हूँ तो हर डिपार्टमेंट की सैलरीज पूरे 12 महीने के ब्रेकअप के साथ मुझे नजर आ रही होंगी। ठीक है। आई होप कि मैं कॉस्ट सेंटर सही तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह अब जब मैं कॉस्ट सेंटर्स की बात करता हूँ तो कॉस्ट सेंटर्स के ग्रुप बनते हैं। ठीक है। कि कॉस्ट सेंटर में मल्टीपल ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी प्रोडक्शन की मल्टीपल में प्रोडक्शन के मल्टीपल्स जो है ना वो डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट से मुराद है कि मेरी प्रोडक्शन 3 4 लेवल के ऊपर जाके होती है। तो हर प्रोडक्शन के डिपार्ट को मैंने एक कॉल सेंटर अलग अलग खोला। उसके बाद मैंने उन प्रोडक्शन का एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के साथ सारे कॉल सेंटर्स अटैच कर दिए। अब इसका मुझे फायदा क्या होगा कि कल को मैं देखना चाहूंगा कि यार मेरे पूरे टोटल प्रोडक्शन की सैलरीज कितनी है, तो मैं रिपोर्टिंग जस्ट एक क्लिक के ऊपर देख सकता हूँ। सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ कि मैं जैसे हेड ऑफिस है, मैंने हेड ऑफिस का मेन अपना एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर फाइनेंस, सही है, मार्केटिंग, आईटी और सेल्स, ठीक है, इस तरह के जितने भी मेरे फर्दर डिपार्टमेंट्स थे वो मेरे कॉस्ट सेंटर्स थे। ठीक है। और मैंने हेड ऑफिस जो है ना वो एक ग्रुप बना दिया कॉल सेंटर का। तो अब अगर मैं हेड ऑफिस के लेवल पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार मेरे पूरे इन तमाम डिपार्टमेंट्स की सैलरीज कितनी है, इन तमाम डिपार्टमेंट्स के एंटरटेनमेंट का खर्चा कितना है, इन तमाम डिपार्टमेंट्स की स्टेशनरी के खर्चे कितने हैं, तो मैं उन चीजों को हेड ऑफिस के लेवल पर मैं अगर ग्रुपिंग देखूंगा, ग्रुप के ऊपर देखूंगा, तो मुझे ये सारी रिपोर्ट्स इसके थ्रू मिल रही होगी। ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर्स के ग्रुप इसलिए क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट लेवल पे, इंटरनल ऑर्डर के ऊपर। अच्छा, यहां तक क्लियर है? क्योंकि अगर कॉस्ट सेंटर क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे इंटरनल ऑर्डर आई थिंक थोड़ा सा समझाना मुश्किल होगा। लोग कितने हैं? जी सर, क्लियर है यहाँ तक तो। एम आई ऑडिबल? जी सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है।
अब यार ये सही है, मतलब 6-8। अगर किसी को इसमें भी अच्छा, अगर किसी की कोई भी क्यूरीज है ना, अगर किसी की कोई भी क्यूरीज है तो वो अपने पास एक्सेल की शीट खोल ले और उसमें अपने क्वेश्चंस लिखता रहे। ठीक है, तो जब हम ये सेशन एंड करेंगे ना, तो फिर वो क्वेश्चंस मुझसे शेयर कर लें सब। ठीक है, मैं कोई आईडी वाईडी दे दूंगा इस तरह की कि वो सारे क्वेश्चन मुझसे शेयर कर लें। तो मैं फिर उसको कोई कंपाइल कर लूंगा, अगर एक जैसे किसी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो रिमूव कर लेंगे। और कोशिश यही होगी कि यार इस सेशन में जिसके भी जो भी सवालात हो ना, तो वो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर दिया है। इस तरह भी हो सकता है कि जिसके सवालात हो मैं उनको व्हाट्सएप के ग्रुप पर ही वॉइस के थ्रू रिप्लाई कर दूं। ठीक है, इस तरह की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बस ये कि सवालात बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो इट्स मीन हम आगे चलते हैं ताकि टाइम सेव हो सके ना। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, भाई देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये होता है जो आपके जहां पर भी आप या आपकी मैनेजमेंट कोई कॉस्ट देखना चाहती हो, मतलब बिल्कुल ही आसान ज़बान में अगर मैं बात करूं। ठीक है, नॉर्मली कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कॉस्ट सेंटर्स हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस ऑर्डर भी आपका, प्रोडक्शन ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये सारे के सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनल ऑर्डर पर। इंटरनल ऑर्डर, अच्छा अब हमने बात करी कि यार फाइनेंस, मार्केटिंग और आईटी की सैलरीज और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और स्टेशनरी वगैरह से रिलेट। यार मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा आपके सवाल का, गैस 69। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्डर के ऊपर ना। तो हमने बात कर ली कि फाइनेंस का कॉस्ट सेंटर हो सकता है, फाइनेंस का कॉस्ट सेंटर होगा, मार्केटिंग का कॉस्ट सेंटर है, आईटी का कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, अब हम इंटरनल ऑर्डर को समझने के लिए अपनी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास आईटी का एक कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, आईटी के कॉस्ट सेंटर्स में लेट सपोज सैलरीज भी जा रही हैं, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो एसी लगा हुआ है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, इस तरह के खर्चे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ की क्लीनिंग वगैरह होती है, उसके भी खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, कुछ बंदे जो है ओवर टाइम के लिए बैठते हैं, तो वो भी जो है वो एक्स्ट्रा सिटिंग करते हैं, तो उनके कुछ अलाउंसेस वगैरह होते होंगे। ठीक है, तो इस किस्म की चीजें आईटी के डिपार्टमेंट के खर्चे हो रहे होते हैं, तो आईटी में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं सारे खर्चे। अब अगर हम बात करते हैं कि आईटी का डिपार्ट जो है वो कोई एग्जीबिशन वगैरह करवा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे एक्सपो लगती हैं, इस तरह और भी बहुत मल्टीपल होटल्स वगैरह के अंदर जो है ना वो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी एग्जीबिशन वगैरह कर रही होती हैं, अपनी प्रोडक्ट वगैरह को मतलब प्रोडक्ट वगैरह की एग्जीबिशन कर रही होते हैं ताकि लोग उनको जान सकें और इस तरह करके ना। ठीक है, अब इस तरह की कोई एग्जीबिशन आईटी का डिपार्ट जो है ना वो अरेंज करता है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा रैपिड करता है। ठीक है, रैपिड से मुराद है कि समझिए कि हर महीने में वो 2-3 इस तरह की एग्जीबिशन करता है। ठीक है, तो अब इस चीज को टैकल किस तरीके से करा जाए। ठीक है, इस चीज को टैकल किस तरीके से करा जाए, लेट सपोज अब मैं बात करता हूँ कि उस जो एग्जीबिशन होती है ना, उसके कुछ वो अलाउंसेस देते हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ बंदों को वो नॉमिनेट करते होंगे कि ये 3 बंदे जो है वो जाएंगे उस एग्जीबिशन में, रहेंगे 3 दिन की अगर एग्जीबिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई अलाउंस वगैरह दे रहे होंगे उसको, अलाउंस वगैरह दे रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह उनके एयर टिकट्स वगैरह होंगे अगर वो, ठीक है, कुछ मैं एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी पहले हम ये बात करेंगे कि इंटरनल ऑर्डर क्यों, इंटरनल ऑर्डर की जरूरत के ऊपर बात करेंगे। जरूरत इजाद की माँ है ना, एक मतलब मुहावरा कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात की जरूरत महसूस करेंगे कि हाँ इंटरनल ऑर्डर की जरूरत थी। कॉस्ट सेंटर के होते हुए भी हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट कैटर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें इंटरनल ऑर्डर की जरूरत पड़ी। इस वजह से एसएपी ने इंटरनल ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया है कि इंटरनल ऑर्डर से आप इस तरह के काम ले सकते हैं। ठीक है, और भी मल्टीपल बहुत सारे काम होते हैं, वो अभी हम उनके ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जीबिशन हो रही है, एग्जीबिशन है और वो हो रही है जून 23 की। ठीक है, अब इस अलाउंसेस एक खर्चा होता है, एयर टिकट खर्चा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट का खर्चा है। ठीक है, वहां लोग रहेंगे खाएंगे पिएंगे, एंटरटेनमेंट का खर्चा है। ठीक है, कुछ होटल्स वगैरह बुक होंगे जाहिर सी बात है उन 3 बंदों के लिए, तो होटल
के खर्चे होंगे। ठीक, अब इस तरह के जितने भी खर्चे हैं ये सारे के सारे हमने कॉस्ट सेंटर के हिसाब से बात करी थी कि आईटी का खर्चा है, तो वो सारा का सारा आईटी डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड हो रहा होगा, यानी कि आईटी के कॉस्ट सेंटर पर रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 2000 रुपए के खर्चे रिकॉर्ड हो गए जो कि एग्जीबिशन 06/2023 थे। ठीक है, अच्छा अब देखें इसी तरह की एक और एग्जीबिशन होती है सेम महीने में, सेकंड। ठीक है, अब मैंने इसको 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह की एक और एग्जीबिशन होती है सेम महीने में, तीसरी। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, एक ही महीने में हमारे पास 3 एग्जीबिशन हो गई और उन तीनों का खर्चा हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, आईटी के डिपार्टमेंट में कर दिया। ठीक है, यानी कि आईटी के कॉस्ट सेंटर पे कर दिया। अब अगर मैं कहता हूँ कि एक महीने में 3 एग्जीबिशन हो रही हैं, इट्स मीन अगर यही एवरेज रखें तो तकरीबन साल भर में 36 के करीब जो है वो एग्जीबिशन हो रही होंगी। ठीक है, अब अगर साल के एंड पर या 2 साल बाद मुझे ये देखना है कि जो जून के महीने में पहली एग्जीबिशन हुई थी उसमें मेरा कितना टोटल खर्चा हुआ था, तो मेरे पास सिवाय इसके और कोई हल नहीं है कि मैं इसको वही पुरानी वाली अप्रोच पे जा रहा हूँ कि नरेशन में रिकॉर्ड करूं। ठीक है, क्योंकि अभी सारा खर्चा मैंने कहाँ पे गिराया हुआ है, मैंने गिराया हुआ है कॉस्ट सेंटर के ऊपर, कॉस्ट सेंटर के ऊपर गिराया हुआ है। मेरे पास कोई इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं है कि मैं एग्जीब्यूशन वाइज खर्चा देख सकूं। ठीक है, आवाज आ रही है, एक दो बंदों ने बोला कि आवाज नहीं आ रही। ऐसा क्लियर आ रही है आपकी आवाज। क्लियर आ रही है? यार आपके हसन अकबर भाई, हसन यार आपके कोई स्पीकर वगैरह का इशू होगा। ठीक है, मैंने चैट इस वजह से ही रखी हुई है कि अगर किसी की कोई हो तो मैं हाथ के हाथ उसको देख सकूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जीबिशन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हम अलग अलग एग्जीबिशंस की कोई रिपोर्टिंग कॉस्ट सेंटर के अंदर रहते हुए देख सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमें या तो इस चीज को, इस रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए हमें दोबारा वही पुरानी वाली अप्रोच को यूज करना पड़ेगा जो हमने बात करी थी कॉस्ट सेंटर से पहले हम यूज कर रहे थे कि डिपार्टमेंट्स को नाम नरेशन में लिखें। तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि हम इस तरह की रिक्वायरमेंट एग्जीबिशन वगैरह को हम नरेशन में लिख रहे हो, और जब हमें रिक्वायरमेंट हो कि यार एग्जीबिशन 1 एग्जीबिशन में क्या खर्चा हुआ था, तो वो फिर हम नरेशन से निकाल के कंसर्न अथॉरिटीज को या मैनेजमेंट को दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीजों के लिए, इन इस किस्म के रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए हमारे पास इंटरनल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इंटरनल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये चीज होती किस तरीके से वर्किंग है कि जिस तरह, अच्छा अब इंटरनल ऑर्डर जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे नहीं लिखे हुए होंगे। ठीक है, हाँ है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर। इंटरनल ऑर्डर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं रियल इंटरनल ऑर्डर और एक होते हैं स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर। ठीक है, अच्छा अब दोनों काम दोनों यही कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट कैटर कर रहे होते हैं, ये वाली रिक्वायरमेंट कैटर कर रहे होते हैं, यानी कि हमें जहां पर डिपार्टमेंट के अंदर खर्चों को मजीद स्पेसिफाई करना और डिपार्टमेंट के अंदर मजीद जो है वो हमें इन डेप्थ जाके रिपोर्टिंग देखनी हो, तो इस किस्म की रिक्वायरमेंट को इंटरनल ऑर्डर के थ्रू कैटर कराया जा रहा होता है। ठीक है, और रियल और इंटरनल ऑर्डर दोनों का मकसद भी सेम यही काम होता है, मगर इनकी वर्किंग का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, रियल इंटरनल ऑर्डर क्या कर रहा होता है कि हमारे तमाम के तमाम खर्चे पहले इंटरनल ऑर्डर पर बुक होते हैं। ठीक है, और बाद में कॉस्ट सेंटर पर सेटल होते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, इंटरनल ऑर्डर। ठीक है, तमाम के तमाम खर्चे पहले इंटरनल ऑर्डर पर बुक होते हैं, उसके बाद
कॉस्ट सेंटर के ऊपर सेटल हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टैटिकल ऑर्डर में क्या हो रहे होते हैं कि हमारे खर्चे साइमल्टेनियसली दोनों जगहों पे बुक हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को मैं थोड़ा और क्लियर अंडरस्टैंड करवा दूंगा, अभी फिलहाल फोकस करें आपके इंटरनल ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर ये मेरे जिम्मे है, मैं बताऊंगा, इसको मजीद और क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ रियल इंटरनल ऑर्डर की एग्जांपल को समझें, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर समझाना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम रियल इंटरनल ऑर्डर की बात क्या करें कि हमारे तमाम के तमाम खर्चे किस पे बुक हो रहे होते हैं, इंटरनल ऑर्डर पर बुक हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि हम ये 3 इंटरनल ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, ये 3 हमारे इंटरनल ऑर्डर बन गए, नेम। ठीक है, ये 3 हमारे इंटरनल ऑर्डर बनेंगे, और इन 3 इंटरनल ऑर्डर को हम जैसे नाम देंगे, मतलब इनका जब नाम ओपन करने जा रहे होंगे ना, तो हम नाम ये एग्जीबिशन 61 समथिंग भी कुछ भी दे सकते हैं, मगर अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ इंटरनल ऑर्डर 1, इंटरनल ऑर्डर 2। जी भाई, इंटरनल ऑर्डर एंड यूजर क्रिएट कर रहा होता है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, और ये इतना लंबा सवाल लिख दिया, अभी मैं बाद में पढ़ता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, इंटरनल ऑर्डर 1 2 3। ठीक है, ये मैंने 3 इंटरनल ऑर्डर ओपन कर लिए इस सिनेरियो को टैकल करने के लिए। ठीक है, अब इस सिनेरियो में मैं कॉस्ट सेंटर के ऊपर अपनी एंट्री नहीं गिरा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी एंट्री गिरा रहा हूँ आयो के ऊपर। ठीक है, यानी कि इंटरनल ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, अब मुझे नरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे हर एग्जीब्यूशन